नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने स्कोप ऑफ सप्लाई को बहुत विस्तार से जानने का प्रयास किया था और सेक्शन 7 SGST या CGST एक्ट में जो स्कोप ऑफ सप्लाई दिया गया है उसमें सेल, ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, बार्टर या इस तरह की गतिविधियां जो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की जाएं और किसी कंसिडरेशन के लिए हों, उन्हें सप्लाई के दायरे में शामिल माना गया था। ये जनरल प्रिंसिपल था कि सप्लाई के दो इंग्रेडिएंट हैं, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और दूसरा फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। सेक्शन 7 में ही कुछ अपवाद भी दिए गए थे, जिसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, चाहे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हों या ना हो, अगर फॉर कंसिडरेशन की गई हैं तो उन्हें सप्लाई माना गया था। इसी तरह से सेक्शन 7 में ही ये व्यवस्था की गई थी कि शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शन हैं वो चाहे विदाउट कंसिडरेशन किए जाएं, लेकिन उन्हें सप्लाई माना जाएगा। इसी तरह सेक्शन 7 में ही ये प्राविधान भी किया गया था कि सेल, बार्टर, एक्सचेंज आदि के जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेड्यूल 2 में दिए गए रेफरेंस के अकॉर्डिंग या तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी। इसी प्रकार सेक्शन 7 में ये व्यवस्था भी की गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा पब्लिक अथॉरिटी के रूप में ऐसे गतिविधियां या ट्रांजैक्शंस जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए जाएं वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। इसके अलावा ये व्यवस्था भी थी कि शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस वर्णित हैं, स्पेसिफाइड हैं, वो भी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। तो इससे ये था कि सेक्शन 7 में जो एक जनरल स्कोप था उसके एक्सेप्शंस के लिए स्पेशल ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाने या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाने या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं माने जाने की व्यवस्था शेड्यूल 1, 2 और 3 में की गई थी। तो इसके लिए ये जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उसको शेड्यूल 1, 2, 3 को जानना और समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल 1 में वो एक्टिविटीज़ या गतिविधियां बताई गई हैं जो इवन विदाउट कंसिडरेशन हो तब भी उन्हें सप्लाई माना जाएगा, और इसमें वर्तमान में 4 ऐसी गतिविधियों को, 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस को लिया गया है। सबसे पहला ये है कि कोई बिजनेस एसेट अगर परमानेंटली डिस्पोज ऑफ या उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, किसी बिजनेस एसेट को परमानेंटली डिस्पोजल या उसका ट्रांसफ़र करते हैं ऐसे बिजनेस एसेट का जिस पर कि ITC ली गई हो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। दूसरा ये था कि रिलेटेड पर्सन या सेक्शन 25 में वर्णित डिस्टिंक्ट पर्सन, इनके बीच अगर कोई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया गया ट्रांजैक्शन इवन विदाउट कंसिडरेशन है तब भी उसे सप्लाई माना जाएगा। तीसरी व्यवस्था ये की गई थी कि अगर एजेंट को कोई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल द्वारा कोई सप्लाई की जाती है और एजेंट उन चीज़ों की सप्लाई प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है, तो प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को की गई सप्लाई, इसी प्रकार एजेंट द्वारा प्रिंसिपल को की गई सप्लाई, जहाँ की एजेंट द्वारा कोई गुड्स अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव की गई हों, इन दोनों में भी विदाउट कंसिडरेशन होने पर इन्हें सप्लाई के दायरे में रखा गया है, सप्लाई माना गया है। और चौथी जो ट्रांजैक्शन या गतिविधि इसमें मेंशन्ड है वो भारत के बाहर से अपने किसी रिलेटेड पर्सन या अपने ही किसी प्रतिष्ठान से अगर कोई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कोई सर्विसेज इंपोर्ट की जाती हैं तो उनको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज
माना गया है। ये हमारे प्राविधान शेड्यूल 1 के हैं। ये 4 ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में मेंशन्ड हैं, जो कि इवन विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी सप्लाई के दायरे में आएंगे। अब शेड्यूल 2 जो हमारा है वो स्पेसिफाई करता है उन ट्रांजैक्शंस या उन एक्टिविटीज़ को जो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। और इसमें वर्तमान में जो मेंशन है वो 6 इस तरह की एक्टिविटीज़ मेंशन है। सबसे पहली एक्टिविटी है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। इसी तरह से जहां विदाउट टाइटल ट्रांसफ़र किए, अगर गुड्स में कोई इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है या उसमें कोई अधिकार, जैसे उन गुड्स का राइट टू यूज़ है, वो ट्रांसफ़र होता है विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ द गुड्स, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। और जहां किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत यदि किन्हीं गुड्स का टाइटल भविष्य की किसी तिथि में टोटल कंसिडरेशन के पेमेंट पे टाइटल ट्रांसफ़र होगा, अगर मान लीजिए आज एक एग्रीमेंट हुआ कि कोई टाइटल ट्रांसफ़र जो होगा वो भविष्य की किसी तिथि में होगा किन्हीं गुड्स का, और टोटल कंसिडरेशन के पेमेंट के बाद होगा, तो ऐसी स्थिति में इसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। दूसरा जो एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन मेंशन है वो लैंड एंड बिल्डिंग से संबंधित है, और इसमें किसी भी लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए कोई लीज, टेनेंसी या लाइसेंस को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। अगर मान लीजिए कोई लैंड एक्वायर की जा रही है बाय वे ऑफ टेनेंसी, बाय वे ऑफ रेंट, बाय वे ऑफ लाइसेंस, तो इसे जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसी तरह से कोई बिल्डिंग जिसको कि जिसमें कमर्शियल बिल्डिंग भी शामिल है को अगर पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी बिजनेस के लिए लीज या लेट आउट किया जाएगा, तो इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसके अलावा तीसरा जो एक्टिविटी है वो है ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग की। अगर किसी और की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग की जा रही है, तो इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। चौथा जो इसमें एक्टिविटी है वो ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स से रिलेटेड है, और इसमें अगर बिजनेस एसेट्स के रूप में जो कोई व्यक्ति खुद या उसके अपने निर्देश पे बिजनेस एसेट्स का कोई हिस्सा, कोई माल, कोई ऐसा माल जो बिजनेस एसेट्स हैं, अगर वो ट्रांसफ़र या डिस्पोजल करता है, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। इसी तरह से अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्व व्यक्ति है, उसको उसका वो खुद या उसके निर्देश पे जो फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस जो भी माल का वो माल उसके पास है, उस माल का किसी प्राइवेट यूज़ के लिए देना या किसी प्राइवेट यूज़ के लिए उसे उपलब्ध कराना। टाइटल उन गुड्स का नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, केवल वो गुड्स दी जा रही हैं किस लिए कि किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए वो उपयोग की जा सकें, या उनको उपलब्ध करा दी गई हैं किसी व्यक्ति को यूज़ करने के लिए, तो उसे ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसी तरह से अगर किसी बिजनेस पर्सन द्वारा ऑनगोइंग बिजनेस के रूप में अपना बिजनेस किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है, या किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बिजनेस किया जा रहा हो जिसे डीम्ड पर्सनल माना गया है, उनके अतिरिक्त यदि कोई पर्सन व्यापार के एसेट्स के रूप में उपलब्ध माल को इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा और सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इसके बाद कुछ चीज़ों को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानने की व्यवस्था है शेड्यूल 2 में। उसमें जैसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट करना, ये इसको सर्विसेज माने जाने की व्यवस्था है।
इसी तरह से किसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर का निर्माण जिसमें ऐसी बिल्डिंग जो इंटेंडेड फॉर सेल हो, मतलब जिसमें बायर के लिए निर्माण हो रहा हो, चाहे वो इस तरह की बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स या इंटेंडेड बायर के लिए जो बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा हो उसका पूर्ण निर्माण किया जा रहा हो या आंशिक भी किया जा रहा हो, पार्टली किया जा रहा हो, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे टोटल बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो चाहे उसके कुछ हिस्से का निर्माण हो, तो उनको जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर बिल्डिंग की कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद या ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो जाने के बाद किसी बिल्डिंग को किसी दूसरे को हस्तगत कराया जा रहा है तो फिर उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तीसरा इसमें लिखा गया किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रयोग या एंजॉयमेंट की अनुमति देना या उसका अस्थायी हस्तांतरण, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग या कस्टमाइजेशन को भी या उसके अपग्रेडेशन को भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसी प्रकार से अगर हम किसी को ये एश्योर करते हैं किसी काम को करने के लिए या न करने के लिए, किसी काम के करने या न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एग्री होने को भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसी तरह से ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ ऑफ एनी गुड्स, किसी भी गुड्स का अगर हम राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर कैश या डेफर्ड पेमेंट या फॉर एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो इसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसके बाद इसमें छठा ट्रांजैक्शन या छठी एक्टिविटी जो है वो कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट सप्लाई कौन सी है? जो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 119 में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की जो कंपोजिट सप्लाई है वो या ईटिंग मटेरियल, फूड आइटम्स या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई ईटेबल आइटम्स को सप्लाई के एक सर्विस के एक हिस्से के रूप में, मतलब एक ऐसी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें उसको खाना भी सर्व किया जा रहा हो या खाने पीने योग्य चीज़ें सर्व की जा रही हों, तो इनको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना गया। ये दो तरह की कंपोजिट सप्लाई हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की एक कंपोजिट सप्लाई और दूसरा जो इस तरह की ईटेबल्स की जो सप्लाई है इन द एज ए पार्ट ऑफ सर्विस, जो ईटेबल्स की सप्लाई है उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसके अलावा कुल 8 गतिविधियां ऐसी हैं जिनको कि शेड्यूल 3 में रखा गया है और जिन्हें नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी गई है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी गई हैं, यानी कि वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं। तो ऐसे जो वो हैं ट्रांजैक्शंस जो हैं ऐसे 8 टोटल ट्रांजैक्शंस शेड्यूल 3 में वर्णित हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो सबसे पहला ही है वो है सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयर टू हिज सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर, मतलब अपने एम्प्लॉयर को की गई एम्प्लॉय की जो सर्विसेज हैं, जहां एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है वहां उन सर्विसेज को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसी तरह से किसी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी ऑफ लॉ द्वारा इस्टेब्लिश्ड ऐसे किसी इस्टेब्लिशमेंट की जो सर्विसेज हैं वो भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स हैं नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी गई हैं। इसके अलावा एमपी या लेजिस्लेचर्स के मेंबर या ग्राम पंचायत के मेंबर या किसी लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स,
उनके द्वारा जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं उन्हें भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है, यानी कि वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इसका मतलब वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, चाहे भले ही वो उसके लिए कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन उन्हें मिल रहा हो। इसी तरह से संवैधानिक प्राविधानों के तहत किसी पदधारक द्वारा परफॉर्म ड्यूटीज, जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसमें जैसे इलेक्शन कमीशन है या इस तरह के हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, पदधारक हैं जो इस तरह की पोस्ट हेल्ड कर रहे हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, उनके द्वारा जो भी सर्विसेज की जा रही हैं वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानी जाती हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी द्वारा स्थापित किसी संस्था में चेयरपर्सन या डायरेक्टर या मेंबर के रूप में जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तब भी, इवन देन, ऐसी सर्विसेज को सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानते हुए जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा फ्यूनरल है, बरियल है, क्रीमेटोरियल सर्विसेज हैं, मॉर्चरी की सर्विसेज हैं या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, इन सर्विसेज को भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के दायरे से बाहर रखा गया है। बिल्डिंग या लैंड की सेल को, इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज से बाहर रखा गया है। इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम्स, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ करके, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कौन से हैं? लॉटरी है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, इस तरह को छोड़ करके जो बाकी एक्शनेबल क्लेम्स हैं उनको सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के दायरे से बाहर रखा गया है। इसी तरह से अगर हम इंडिया के बाहर किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से किसी दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में किन्हीं गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें भी टैक्सेबिलिटी के पर्पज़ से स्कोप ऑफ सप्लाई से बाहर रखा गया है, यानी कि उन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। इसी प्रकार अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो वेयर हाउस गुड्स, अगर जब तक कि वो क्लियरेंस न की गई हो फॉर होम कंजम्पशन, उससे पहले किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सप्लाई जो है उसे भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज से बाहर रखा गया है। इसके अलावा बाहर के बाहर स्थित किसी पोर्ट से डिस्पैच के बाद लेकिन क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन से पहले कंसाइनी द्वारा ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट के माध्यम से की गई गुड्स की सप्लाई को भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के दायरे से बाहर रखा गया है। तो शेड्यूल 3 में ये कुल 8 गतिविधियां या ट्रांजेक्शन्स वर्णित हैं जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के स्कोप से बाहर हैं, अर्थात उन पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम किसी और टॉपिक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।